नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द राइजिंग स्टार में। इस वीडियो में हम मूल अधिकार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथ ही साथ यूपीएससी में इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है और आगे भी रहेगी। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ज्यादा बड़ा है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ लें ताकि हमारी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। यह हमारा पार्ट फर्स्ट है। इसमें हम अनुच्छेद 12 से लेके 18 तक को कवर करने की कोशिश करेंगे। हम पढ़ना चालू करें उससे पहले यहाँ पे मेरे बारे में इंट्रोडक्शन दिया है। मेरा नाम है निखिल साहू और मैं फैकल्टी मेंबर हूँ इंडियन पॉलिटी और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। मैंने बैचलर्स किया है पॉलिटिकल साइंस में बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से। वर्तमान समय में एमए कर रहा हूँ इंटरनेशनल रिलेशन जेएनयू नई दिल्ली से। मुझे 2 साल का टीचिंग एंड कंटेंट राइटिंग का एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ मैं फाउंडर हूँ डिस्टेंस लर्निंग का। इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैनल पे आप द हिंदू का करंट अफेयर्स जो एडिटोरियल पार्ट है उसको हम कवर करते हैं और अन्य चीजें भी हैं, वो आप जाके देख लीजिएगा। एक सूचना और देना चाहूंगा कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। पीडीएफ और अन्य स्टडी मटेरियल के लिए आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम मूल अधिकारों की विशेषताओं के साथ। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि हमने अमेरिकी संविधान और विश्व के बहुत सारे संविधानों से भारतीय संविधान को बनाने के स्रोत के रूप में प्रयोग किया है। मतलब कि हमने अन्य संविधानों का अध्ययन किया और उसमें जो विशेषताएं थी उनको भारतीय संविधान में समावित किया। उसी प्रकार जो हमारा अमेरिकी संविधान है उससे हमने मूल अधिकारों को लिया है। आपको पता होगा मूल कर्तव्य हमने जो हमारा यूएसएसआर का संविधान था, मतलब जो वर्तमान में रूस है, उसके संविधान से लिया है। और अन्य बातें भी हम आगे वाली स्लाइड्स में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ आपको मूल अधिकार पता होना चाहिए कि हमने ये अमेरिकी संविधान से लिया है। दूसरी बात है ये न्यायोचित है। अब न्यायोचित का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों देखिए, मान लीजिए कि आपके संविधान में जो मूल अधिकार दिए हैं उनका हनन होता है, किसी भी प्रकार का राज्य करता है, कोई व्यक्ति करता है, किसी भी प्रकार से उनका हनन होता है, तो आप उन्हें लेकर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। आप उनके लिए रिट जारी करा सकते हैं ताकि आपके मूल अधिकार सुरक्षित रहें, ताकि आपके मूल अधिकार लागू हो सके। भारत के संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक इन्फ्लुएंट किया गया है। इस भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैग्ना कार्टा क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि 1215 में, मतलब 1215 में इंग्लैंड के राजा ने एक पत्र निकाला था जिसका नाम था मैग्ना कार्टा। वहां पे युद्ध हो रहा था। उस युद्ध में जो सैनिक थे उनके अधिकारों का बहुत ज्यादा हनन हो रहा था, चर्च के अधिकारों का हनन हो रहा था। इसलिए राजाओं ने संधि की और एक पत्र निकाला जिसका नाम था मैग्ना कार्टा। इस पत्र में ये बातों का वर्णन था कि जो सैनिक हैं उनको अगर आप कैद में लेते हैं तो उनके अधिकारों का आपको रक्षा करना होगा, जो चर्च है उनके अधिकारों का रक्षा करना होगा, और जो सामान्य प्रजा है उनके अधिकारों की आपको रक्षा करना होगा। ये जो मैग्ना कार्टा था इसमें जो वर्णित अधिकार थे ये बहुत ज़्यादा कम थे। कुछ केवल पुरुषों को प्राप्त थे, कुछ केवल लैंडलॉर्ड्स, मतलब जिनके पास बहुत ज्यादा भूमि थी उनको प्राप्त थे। भूमिहार मजदूरों को कुछ भी प्राप्त नहीं था, जिनके पास पैसा नहीं था उनके पास ये अधिकार नहीं थे। साथ ही साथ महिलाओं को भी इन अधिकारों से वंचित रखा गया था। लेकिन जब अमेरिका का संविधान बना, कब बना? 1789 में। इस दिन अमेरिका ने घोषणा की कि अमेरिका के प्रत्येक निवासी को हम सारे मूल अधिकार देंगे। उनके जीवन को उच्च बनाने के लिए इन मौलिक अधिकारों को देना बहुत आवश्यक है। तो उन्होंने किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा। हालांकि वहां पे एक अलग लड़ाई चलती रहती है श्वेत और अश्वेत के बारे में, वो हम कभी और चर्चा करेंगे। अब बात आती है कि मूल अधिकार देना जरूरी क्यों है, मतलब अगर नहीं देंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे व्यक्ति का चहुमुखी विकास होता है। मतलब कि विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास। अभी लॉकडाउन की सिचुएशन देखिए आप। अभी हमारे पास मूल अधिकार हैं लेकिन हम उनको अच्छे से प्रीच नहीं कर पा रहे हैं। हम बाहर नहीं निकल पाते हैं, हम व्यापार नहीं कर पाते हैं, हम कोई भी धार्मिक सभा आयोजित नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे हमारा जो विकास है वो बाधित हो रहा है। आप समझ रहे हैं कि कितनी आपात स्थिति में हम अभी रह रहे हैं। तो अगर ऐसा ही हर समय चलता रहे, मतलब कि जैसे लॉकडाउन की सिचुएशन है, हम घर में रह रहे हैं, तो ऐसा ही अगर हमारे जीवन प्रयत्न चलता रहे, पूरा समय चलता रहे, तो आप सोचिए कि हम कैसे विकास कर पाएंगे, हम भारत को एक नई मंजिल तक कैसे लेके जा पाएंगे। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जो मूल अधिकार हैं वो आवश्यक नहीं है, वो अनिवार्य है, वो मिलना ही मिलना चाहिए। अब हम वो 6 मूल अधिकारों को जान लेते हैं जो हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में
वर्णित है। पहला मूल अधिकार है समानता का अधिकार। दोस्तों इसकी बात अनुच्छेद 14 से 18 तक की गई है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 20 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। और संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो आपके सामने ये हमारे 6 अनुच्छेद रहे। लेकिन आप मुझसे अभी ये कह सकते हैं कि भाई अभी थोड़ी देर तो तुमने पहले बोला था कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों की बात की गई है, और यहाँ पे तो आपने डायरेक्ट 14 से 32 तक की बात की गई है। तो दोस्तों देखिए, जो अनुच्छेद 12 है, 13 है, और यहाँ पे अनुच्छेद 31 है, फिर 33 है, 34 और 35 है, ये मूल अधिकार की बात नहीं करते हैं। ये मूल अधिकारों से संबंधित उपबंध हैं। हम एक एक कर को इनको जान लेते हैं कि अनुच्छेद 12 क्या कहता है, 13 क्या कहता है। सबसे पहले बात आती है अनुच्छेद 12 की। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। मान लो कि आप कभी बाहर जा रहे हो, आपके मूल अधिकार का हनन होता है, तो आप कैसे कहोगे कि राज्य ने हनन किया या व्यक्ति ने हनन किया? आपको पहले परिभाषा तो पता होना चाहिए ना कि राज्य ने हनन किया। तो अनुच्छेद 12 इसी बात को बताता है कि अनुच्छेद 12 में राज्य कौन कौन है। केंद्रीय कार्यपालिका एवं विधायिका। केंद्रीय कार्यपालिका मतलब जो मोदी मंत्रिमंडल है, या फिर विधायिका मतलब कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर विधायिका बनती है। तो केंद्रीय कार्यपालिका और विधायिका राज्य की परिभाषा में आते हैं। राज्य की सरकार और राज्य के विधानमंडल राज्य की परिभाषा में आते हैं। जितने भी स्थानीय निकाय हैं अर्थात नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला बोर्ड सुधार और अन्य न्यास, ये सभी भी राज्य की परिभाषा में आते हैं। अन्य सभी निकाय अर्थात संवैधानिक या वैधानिक प्राधिकरण जैसे कि LIC, ONGC, सेल, गेल इत्यादि जितने भी ये बोर्ड्स हैं जो सरकार से वित्त प्राप्त करते हैं, वो सभी के सभी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। अगर इनके द्वारा कोई कानून बनाया जाता है, इनके द्वारा कोई नीति बनाई जाती है जिनसे हमारे मूल अधिकारों को प्रभाव पड़ता है या उनका हनन होता है, उनको लेकर हम सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 13 की। अनुच्छेद 13 कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत विधियां शून्य होंगी। मतलब कि मान लीजिए संसद है हमारी, आपको पता है संसद कहाँ पे, दिल्ली में। संसद एक ऐसा कानून पारित करता है जो अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 15 से विवादित हो, मतलब कि वो उन अधिकारों का हनन करता हो। तो अगर सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकारों का हनन हो रहा है, तो अनुच्छेद 13 सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति देता है कि वो उस कानून को रद्द कर दे, उसका पुनर्विचार करते हुए उस कानून को नल एंड वॉइड कर दे। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अभी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सर्वोच्च न्यायालय उसका रिव्यू कर रहा है। अगर सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि ये समानता के अधिकार को हनन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 13 के अंतर्गत उसकी न्यायिक समीक्षा करके उसको रद्द कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं समानता के अधिकार की, जिसकी परिभाषा अनुच्छेद 14 में दी गई है। यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा स्पेशल अटेंशन मैं चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बारीक दो चीज़ें लिखी हैं जिनको डिफरेंस आपको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। तो इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम जानते हैं कि विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया है? ये है ब्रिटेन से लिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि दो लोग, एक के पास बहुत पैसा है, एक बहुत ज़्यादा गरीब है, तो विधि के समक्ष समानता मतलब कि जब उसको न्यायालय में लाया जाएगा तो न्यायाधीश ये अंतर नहीं करेगा कि वो अमीर है, वो गरीब है, उसके पास पैसा है, उसके पास पैसा नहीं है, वो ऊंची जाति से है, वो नीची जाति से है, उसको कोई मतलब नहीं है। वो केवल ये देखेगा कि इसने अपराध किया है और वो उस अपराध की सजा उस व्यक्ति को देगा, भले उसके पास पैसे हैं नहीं है, गरीब है अमीर है। इसीलिए आपने कई बार फिल्मों में जब न्यायालय के दृश्य दिखाए जाते हैं तो आपने ये मूर्ति देखी होगी। इसको कहा जाता है लेडी ऑफ जस्टिस या स्टैच्यू ऑफ जस्टिस। ये इसकी आंखों पे काली पट्टी बंधी होती है, इसको कुछ नहीं दिखता कि कौन बड़ा कौन छोटा, ये केवल न्याय करना जानता। आप इसका तराजू देख सकते हैं, ये बराबर का प्रतीक है, मतलब ये समानता को दर्शाता है। अब बात करते हैं हम विधियों के समान संरक्षण का।
इसका मतलब क्या है? देखिए, मान लीजिए कि एक बड़ा इंसान है, मतलब कि जो जिसको सोचना समझना वो अपनी पूरी क्षमता से काम करता है, और एक छोटा बच्चा है 16 साल से कम का, बहुत मतलब ये तो 8 साल का लग रहा है, ठीक है। तो दोनों अगर मर्डर कर देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जो बड़ा बच्चा है, जो वयस्क है, इसने कुछ सोच समझ के अपनी पूरी भावनाओं के साथ उस कत्ल को, उस हत्या को अंजाम दिया होगा। वहीं ये जो छोटा बालक है, इसमें हम मान सकते हैं कि इसमें बुद्धि की अभी कमी है, सोचने समझने में ये अभी असमर्थ है। तो इसके द्वारा अगर कोई हत्या की जाती है तो इसको संरक्षण दिया जाएगा, मतलब कि विधि के समक्ष समानता तो है, लेकिन उसके कुछ अपवाद भी हैं। ये बात विधियों के समान संरक्षण के अंतर्गत बोली जाती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको विधियों के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण के मध्य अंतर समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो फिर से थोड़ा सा रिवाइंड करके वो वीडियो देख लीजिए जो मैंने अभी समझाया है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप भी नीचे दिया हुआ है, आप मुझे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं 24 घंटे के अंदर उसका उत्तर जरूर दूंगा। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 15 की। तो अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, मतलब कि ये 5 चीजें जो हैं, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आपसे कभी भी कहीं भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर ये भेदभाव किया जाता है तो आईपीसी की धाराएं लग सकती हैं, आपके ऊपर सीआरपीसी की धाराएं लग सकती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? देखिए, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। यहाँ पे दो शब्दों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। एक है लोक नियोजन, मतलब कि जो सामाजिक पद हैं, मतलब कि प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, आईएएस हो गया, आईएफएस हो गया, ये जितने सामाजिक पद हैं, मतलब कि सरकारी पद हैं। और दूसरा अवसर की समानता, मतलब कि हम आपको सबों को अवसर देंगे कि आप इनमें इनरोल कर सकें, आप आईएएस क्रैक कर सकें, आप राष्ट्रपति बन सकें, आप प्रधानमंत्री बन सकें। तो इस प्रकार जो यूपीएससी है वो आपसे ये नहीं कह सकता कि आप इस धर्म से हैं तो आप आईएएस नहीं बन सकते, आप इस जाति से हैं तो आईएएस नहीं बन सकते, या जो भी चीजें हैं अन्य बातें। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे जो हमारा आरक्षण है, ठीक है। अब आरक्षण को लेके कहते हैं कुछ लोग कि ये समानता का व्यवहार नहीं करता। तो दोस्तों आप ये पिक्चर देखिए, एक है इक्वलिटी और एक है इक्विटी, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। आप देखिए कि अगर हमको सबको ये मैच दिखाना है, ये जो बेसबॉल का मैच चल रहा है, तो अगर हम सबको इस प्रकार इक्वलिटी के पद पर खड़े करेंगे तो बहुत सारे लोग असमर्थ हैं, बहुत सारे लोग दबे कुचले समाज में हैं अभी भी, वो इस मैच को नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर आप उनको सभी को समान अवसर देते हैं, कुछ लोगों को सहायता करते हैं, तो इस प्रकार वो लोग भी इस मैच को देखने में समर्थ हो पाएंगे, वो लोग भी इस मैच का आनंद ले पाएंगे, वो लोग भी समाज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाएंगे। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत कुछ और अपवादें भी हैं, जैसे कि जो शंकराचार्य का पद है वो हिंदू ही कोई बन सकता है, मतलब कि अगर शंकराचार्य बनना है तो आपको हिंदू होना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ जो शाही इमाम है, कहाँ के, जामा मस्जिद के, उनको मुस्लिम होना ही पड़ेगा, कोई हिंदू नहीं बन सकता, कोई क्रिश्चियन वो नहीं बन सकता है। साथ ही साथ आपको पता होगा कि बहुत सारी पीएससी हैं, पीएससी मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, जैसे एमपीपीएससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, या बिहार पीसीएस हो गया। तो यहाँ पे एक व्यवस्था की गई है कि मूल निवासी जो व्यक्ति होगा उसको थोड़ा ज्यादा एडवांटेज होगा, मतलब कि उसको कुछ कम नंबरों में क्वालिफाई वो एग्जाम कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ मान लीजिए कि कोई यूपी पीसीएस दे रहा है, और अगर वो बंदा है एमपी का, वो भोपाल का है, तो अगर वो यूपी पीसीएस दे रहा है तो उसको वहां पे फाइट करने के लिए कट ऑफ को ज्यादा रख सकते हैं, उसके लिए कुछ पदों को कम कर सकते हैं। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार कर सकती है। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 17 की। इसके अंतर्गत स्पष्ट शब्दों में अस्पृश्यता का अंत की बात की गई है। दोस्तों, जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसी दिन अस्पृश्यता का अंत हो गया था, परंतु समाज में वो विसंगतियां, वो कुरीतियां बनी रही। फिर इस प्रावधान को और स्पष्ट रूप से लागू कराने के लिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लाया गया, जिसके तहत अस्पृश्यता अगर कोई करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान उसमें करा गया है। लेकिन उस अधिनियम में भी बहुत सारी खामियां थी, जिसको हटाने के लिए अनुसूचित जाति
एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1987 लाया गया, जिसके अंतर्गत अगर कोई अस्पृश्यता का प्रचार करता है तो उसके लिए कड़ा प्रावधान है, उसके लिए कड़ी शर्तें हैं, उसके लिए कड़ा कारावास की व्यवस्था उस अधिनियम में की गई है। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत, मतलब कि राज्य, सेना व विद्या संबंधी उपाधियों को छोड़कर कोई अन्य उपाधि आप नहीं ले सकते। सरल शब्दों में मैं समझाता हूँ, मेरा नाम है निखिल साहू, ठीक है। अब मैं अगर चाहूँ कि नहीं, मैं अपने नाम के आगे राजा या महाराजा लगा लूँ, क्या हो जाएगा? राजा निखिल साहू या महाराजा निखिल साहू। तो नहीं, ऐसा करना प्रतिबंधित है अनुच्छेद 18 के अंतर्गत, क्योंकि ये समानता की भावना को ठेस पहुंचाता है। पहले जब 1950 से पहले संविधान नहीं था तो लोग वाग अपने नाम के आगे श्री श्री, राजा, महाराजा, पता नहीं क्या क्या लगाते थे, तो कुछ लोगों को नीचा देखना पड़ता था, कुछ लोग बड़ा नाम लगा के बड़े हो जाते थे, तो ये समानता को ठेस पहुंचाता था। वर्तमान समय में क्या व्यवस्था है कि आप ये नामों को, अपने ये जो उपाधियां हैं, इनको नाम के आगे नहीं लगा सकते। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं, मतलब कि जो सेना से संबंधित जो उपाधियां हैं, मतलब कर्नल, जनरल, मेजर, इनको आप नाम के आगे जीवन पर्यंत लगा सकते हैं। विद्या संबंधी जो उपाधियां होती हैं, मतलब कि डॉक्टर जब लगाते हैं हम आगे, तो आपको पीएचडी करना होता है, तो पीएचडी करने के बाद आपको डॉक्टर की उपाधि मिलती है, आप उसको भी अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत के नागरिक को विदेश से कोई सम्मान मिलता है, कोई उपाधि मिलती है, तो भारत का नागरिक बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के वो उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं 24 घंटे के अंदर उसका उत्तर जरूर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। समझ में आया हो तो वीडियो समझ आई हो तो सब्सक्राइब कर लें, नहीं समझ आई हो तो डिसलाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।